हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 316 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 317 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे, फिर इसके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक परिसीमित क्यों रहते हैं, विवेचना कीजिए। आपने उत्तर लिखा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर व मैक्सिको की खाड़ी में क्रमशः चक्रवात, हरिकेन व टाइफून के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारक हैं विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित होना, जहां इसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही वृहद समुद्री सतह, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर होना, द्वीपों की अधिकता, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण का उत्तरी गोलार्ध में पाया जाना, महासागरों के पूर्वी व पश्चिमी भाग में क्रमशः ठंडी व गर्म जलधाराओं का पाया जाना, कोरियोलिस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं और मुड़ जाती हैं। यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे बस ये लिखना है, घटक पूछा है ना, क्रिया प्रणाली नहीं पूछी, तो घटक बता देना, कोरियोलिस बल की उपस्थिति। ठीक है। कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र तथा समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण का होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। कपास स्त्री मेघ इसके केंद्र को घेर लेते हैं। समुद्रों से आर्द्रता प्राप्त कर ये अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। स्थल पर पहुंचने के बाद इनकी शक्ति क्षीण होने लगती है। ये चक्रवात तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय क्षेत्र को जल प्लावित कर देते हैं, जिससे काफ़ी तबाही आती है। हमने ऑलरेडी इसका आपको फ्रेम दिया था, बट आपने इसमें कुछ क्वेश्चन के हिसाब से इसको आपने लिखा नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन ये थोड़ा ना पूछा है कि आप केवल ये बताइए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके घटक क्या हैं। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि आखिरकार उष्णकटिबंधीय चक्रवात दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक क्यों परिसीमित रहते हैं, इसके बाहर क्यों नहीं जाते, है ना, ये चीज पूछा। तो इसको आपको क्या करना है, इन्हीं घटकों के माध्यम से प्रमाणित करना है ना। आपसे देखो, जो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही पूछा गया है कि आप प्रमाणित कीजिए उसके घटकों, उसके कारकों के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति को। ठीक है। अब आपके दिमाग में आया होगा, सर कैसे प्रमाणित करें। प्रमाणित क्या करना है, आपके पास तो सारी बातें आपने लिखी हुई हैं, इन्हीं को बस कहानी के रूप में गढ़ दो। जैसे सिंपल सी बात है ना कि जब हम खाना बनाते हैं तो उसी आलू की कई टाइप्स बना देते हैं। कभी उसको स्लाइस में काटते हैं, तो कभी हम उसको अलग डिज़ाइन दे देते हैं, कभी आलू की कोई सब्जी बना देते हैं, कभी उसमें पनीर में मिक्स कर देते हैं। तो वही यहाँ पे आपको करना है। ठीक है। कैसे आप करेंगी, तो पहले तो आप क्या करेंगी, सामान्य तौर पर बता देंगी कि वास्तव में उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते क्या हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो गलतियाँ क्या होती ना कि सामान्य रूप से आप पहले बताएं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते क्या हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री तक ये होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे आप बताइए बेसिक तौर पे। ठीक है। फिर आप ये लाइन उपयोग कीजिए कि वास्तव में ये लाइन क्या है। ये आप मत बताइए अभी कि इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय महासागरों पर होती है, ऐसा मत बताइए। ठीक है। सामान्य सा उत्तर दीजिए कि गोलार्ध के रूप में बताइए, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया था। ठीक। और जो ही आपने इसे बता दिया कि ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, चक्रवात, हरिकेन व टाइफून के नाम से। ठीक है। और फिर आप बताइए कि इनके यहाँ तक परिसीमित रहने के निम्नवत कारण है। कहने का मतलब शब्दावलियाँ वही बनाइए जो प्रश्न आपसे पूछा है। एग्जामिनर को ये ना लगे कि उसने जो पूछा है और आपने जो लिखा है दोनों में डिफरेंस है, और दोनों में डिफरेंस तथ्य का नहीं होता, दोनों में डिफरेंस शब्दावलियों का होता है। ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे हम आपसे बातचीत करते हैं तो अलग ढंग से बातचीत करते हैं, क्योंकि हमें आप लोगों को पढ़ाना है। किसी हम लोकल पर्सन से बात करेंगे, अपने गांव के किसी सज्जन से बात करेंगे, तो उनसे इतनी बड़ी बड़ी बातें थोड़ा ना करेंगे, उनसे गांव के लिहाज पे बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे पूरी तरीके से। और पूरी कोशिश यही रहेगी कि हमारी लोकल लैंग्वेज हो,
जब किसी हम ऑफिसर से बात करेंगे तो अलग ढंग से बात करेंगे। तो वही काम यहाँ पे भी आपको करना है। आप ऐसे बता देंगे यहाँ पे कि ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो इन क्षेत्रों पर सीमित रहने के इनके निम्नवत कारण हैं। नंबर एक तो ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित होते हैं जहाँ इनका ताप, ऐसे लिखना है, देखो वही बातें हैं, बस मॉडिफाई कर देना है, ठीक है। एक तो ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य, ठीक है। बृहद समुद्री सतह इनके लिए एक मुख्य कारण है। दूसरी बात कि ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर होना इनके लिए प्रमुखता है। महासागरों में पूर्वी व पश्चिमी भागों में ठंडी व गर्म जल धाराओं का इम्पैक्ट भी इन पर पड़ता है। कोरसिस बल की उपस्थिति भी इनके लिए उत्तरदायी है। साथ ही कमजोर निम्नताप का क्षेत्र तथा समुद्री तल तंत्र भी इनके लिए आवश्यक है। उपयुक्त विशेषताएं आप बता दीजिए कि उपयुक्त विशेषताएं जो हैं वो पृथ्वी के अन्य किसी भी क्षेत्र में ऐसी नहीं उत्पन्न होती, जिस कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल और केवल इन्हीं क्षेत्रों में विद्यमान रहते हैं, ठीक है। अब आप बता दीजिए कि क्या कहते हैं निष्कर्ष के रूप में हाल ही के समय में कुछ का एग्जाम्पल दे दो। मैंने ऑलरेडी उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, अभी हाल में जो आए हैं उनका एग्जाम्पल दे दीजिए आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और आप चाहें तो इस इंडिया के संदर्भ में इसमें एक चीज़ और बता सकती हैं, जो कि हमने आपको अपने करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में कराया था कि वर्तमान में इस समय अरब सागर में चक्रवातों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि यहाँ इसने बंगाल की खाड़ी दिया, अरब सागर नहीं दिया। यानी कि अरब सागर भी आप बता सकती हैं कि साहब अरब सागर में किस तरीके से अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार आप फिर से हमारे फ्रेम को देखिए और समझिए कि वास्तव में आपसे गलतियां कहाँ हुई हैं। देखिए हम आपको जो फ्रेम देते हैं ना, तो वो एक तरीके से आप ये मान लो कि एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का मतलब कि यूपीएससी की अगर आप तैयारी करने आए हैं तो उसे एक बार पढ़ना ही पढ़ना है और उसको बेस में रखना ही रखना है ना। तो वही काम आपको यही करना है कि बेस के रूप में आपको हमारे फ्रेम को रखना है और उस पर कहानियाँ बनानी है, उसको अवॉइड करके कुछ नया नहीं करना है। क्योंकि जो ही आप नया करेंगे तो दिक्कत ये होती है ना कि आपको पता भी नहीं है। दूसरी दिक्कत क्या होती है, आपको एक कंटेंट पढ़ा भी नहीं है। तीसरी दिक्कत क्या होती है कि आप कुछ भी कहीं से लिख देंगी, है ना। तो हम कोशिश यही करते हैं कि आपको अपने कंटेंट के माध्यम से उस पूरे टॉपिक को होलिस्टिक वे से कंप्लीट करा दें, आपको एक ही जगह उस टॉपिक का मटेरियल प्रोवाइड करा दें, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में हमें कैसे लिखना है, किन किन बिंदुओं को ऐड करना है और अपनी भाषा शैली को कैसे हमें गढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, इस जगह पे लिखिए। ये तो आपका अरब सागर है, समझ में ही नहीं आएगा इस एग्जामिनर को, ठीक है। और हिंद महासागर यहाँ नीचे आएगा, ऊपर नहीं। क्लियर। तो उम्मीद है काफ़ी अच्छा आपने मैप बनाया। नंबर तो आपको मैप का ही मिलेगा बेसिकली ज़्यादातर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये आपने क्या बनाई है, भूमध्य रेखा बनाई है क्या यहाँ पे, कि कर्क रेखा ये बनाई है आपने। कर्क रेखा अगर बनाई है तो और ऊपर से बनाई है। भूमध्य रेखा इंडिया को टच करती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कर्क रेखा जाएगी ऊपर से, ठीक। और इसको भी थोड़ा सही कीजिए, मतलब खैर इतना देखा नहीं जाता, या तो आप बनाए मत करिए, कर्क रेखा मकर रेखा मत बनाया करिए, नहीं तो फिर एग्जामिनर वो हो जाएगा, है ना। और अगर बनाना हो तो आप ऐसे बना दिया करिए हमेशा, जब भी अगर आपको बनाना हो तो आप ऐसे करके बनाइए, इसको छोटा करिए, ठीक है। और फिर आप इसको ऐसे करके बनाइए, ठीक है। नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा कि, और वैसे भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारी कर्क रेखा है वो यहाँ से तो जाती नहीं है ना। आपको पता है कि अच्छे से हमारी कर्क रेखा कहाँ जाती है, इधर मैक्सिको के एरिया से होते हुए ऊपर से होते हुए जाती है, ठीक। अफ्रीका के कुछ ये रीजन्स को, ठीक। हालांकि अभी पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि आपका मैप गलत है। तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ पे क्या होगा, ये क्योंकि पेनिनसुला है ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अफ्रीका के इस रीजन को टच करेगा और फिर कच्छ के रीजन को टच करेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखाना है इसमें कर्क रेखा को, ठीक। उम्मीद है आप समझ गई होंगी किस तरीके से, क्योंकि ये ना तो कर्क में आ रही ना तो भूमध्य रेखा में आ रही। भूमध्य रेखा अगर आपने बनाई तो एग्जामिनर गुस्सा के नंबर काट देगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।